All right, let's solve question 14 of forces in equilibrium. A small block of mass 1.25 kg is on horizontal surface. Three horizontal forces with magnitudes and directions as shown in the diagram are applied to the block. अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है तो टॉप व्यू है बेसिकली। अगर आप सोचो जमीन पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और तीन फोर्सेस पैरेलल टू द ग्राउंड एक्ट कर रही हैं, तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, थ्री हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जिसमें 5, 6.1 और 4.8 तीनों शामिल है। अब कुछ तो वर्टिकल नजर आ रही है, कुछ स्लैंटिंग नजर आ रही है, कुछ हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है, सबको हॉरिजॉन्टल कहा जा रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज थ्री फोर्सेस आर पैरेलल टू द सरफेस, टू द ग्राउंड, दैट इज व्हाई। और मैंने कहा था फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो भी पैरेलल टू द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस होती है। नॉर्मल कंपोनेंट जो होता है, वेट और नॉर्मल कंपोनेंट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, वो वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर होती हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन है या नहीं। लेट्स सी, चेक इट आउट, लेट्स चेक इट आउट। Three horizontal forces with magnitudes and directions as shown in the diagram are applied to the block. The angle theta is such that cos theta is 0.28 and sin theta is 0.96. अगर हमें sin theta और cos theta दोनों पता चल जाए तो फिर थीटा की वैल्यू ना भी पता हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं 5 को रिजॉल्व करूंगा तो इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स 5 cos थीटा एंड 5 sin थीटा बनेगा। और फिर जो है जब रिजॉल्व करने के बाद cos थीटा sin थीटा की वैल्यू मुझे पता ही है, तो फिर मुझे मसला ही नहीं है कोई। फिर तो ऐसा करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ कि 5 को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो लेफ्ट की तरफ, इसको आप सोचो मैं रिजॉल्व करूंगा, यहाँ रिजॉल्व करता हूँ तो हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा। लेकिन ये हो जाएगा 5 cos थीटा टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 5 sin थीटा टुवर्ड्स डाउन। तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा लेफ्टवर्ड्स और डाउनवर्ड्स हो जाएगा 5 sin थीटा। और 5 cos थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू है 0.28, तो 5 इंटू 0.28, दिस इज 1.4 न्यूटन लेफ्ट एंड 5 इंटू 0.96 करूंगा तो ये हो जाएगा 4.8 डाउनवर्ड्स। ये वैल्यू भी निकाल ली मैंने, सही। तो एंगल निकाले बगैर वैल्यू निकल सकती है क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा उसने दिया हुआ। अब उसने कहा अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एंड द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने जब सवाल एक दफा करवाया था हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का, तो मैंने ये बताया था कि ये टॉप व्यू होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो मेंशन्ड हैं उसमें जिसको रिजॉल्व करना है उसको हम रिजॉल्व करेंगे और राइट इक्वल्स टू लेफ्ट, अप इक्वल्स टू डाउन करेंगे। अब वो यहाँ पर कह रहा है, और मैंने कहा था अगर सरफेस रफ होगा तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स मानी जाएगी। तो तमाम फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं ये वो होती हैं जो पैरेलल टू द सरफेस होती हैं, राइट, ध्यान में रखें। तो इस वक्त जमीन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, टेबल है या जमीन है, व्हाटसोएवर इट इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ऑल दीज फोर्सेस आर पैरेलल टू द सरफेस including the frictional force, that is why we are calling it horizontal forces. अच्छा, अब वो कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स है जो ब्लॉक पे एक्ट कर रही है, दैट इज व्हाई द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो पार्ट 1 में कह रहा है शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स 7.5 न्यूटन एंड स्टेट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि 6.1 न्यूटन जो है वो लेफ्ट है, 1.4 न्यूटन भी लेफ्ट है, तो 4.8 और 5 न्यूटन की एग्जिस्टेंस अगर देखी जाए। अच्छा, जो पैरेलल टू द सरफेस फोर्सेज हैं वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं, बट हॉरिजॉन्टल फोर्सेज में भी जब मैं रिजॉल्विंग करके फाइनल करता हूं तो उसमें सरफेस सरफेस पे ही देखा जाए तो अप इक्वल्स टू डाउन और राइट इक्वल्स टू लेफ्ट लगेगा। तो अप इक्वल्स टू डाउन राइट इक्वल्स टू लेफ्ट का मतलब ये नहीं है कि अप इक्वल्स टू डाउन वर्टिकल फोर्सेज है, नहीं, अप इक्वल्स टू डाउन वाली भी हॉरिजॉन्टल ही है और राइट इक्वल्स टू लेफ्ट वाली भी हॉरिजॉन्टल ही है। यहाँ हम देखेंगे कि 5 साइन थीटा का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट है वो 4.8 है और ऊपर वाली फोर्स 4.8 है, इसका मतलब अप इक्वल्स टू डाउन हो रहा है, अप इक्वल्स टू डाउन में कोई मसला नहीं है। बट अगर राइट इक्वल टू लेफ्ट की बात की जाए तो लेफ्ट पे तो 6.1 भी है और 1.4 भी है। तो लेफ्ट में जब दो फोर्सेस हैं तो राइट पे क्या होगी फिर? तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स राइट पे एक्ट कर रही होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में शुमार है फ्रिक्शन का, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी या तो स्लांटिंग है, मतलब ना वो अप इक्वल टू डाउन में कैटेगराइज हो सकती है, ना राइट इक्वल टू लेफ्ट में हो सकती है। तो उस केस में उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसका एक कंपोनेंट राइट इक्वल टू लेफ्ट में कंसिडर होगा, एक अप इक्वल टू डाउन में होगा। और अगर वो है ही राइट लेफ्ट
तो राइट इक्वल टू लेफ्ट में शुमार होगा, वो है ही अप डाउन तो अप इक्वल टू डाउन में शुमार होगा। बट ये है सारी की सारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसके अलावा जो वर्टिकल फोर्सेस है वो वेट और नॉर्मल रिएक्शन है, दैट्स इट। तो वेट और नॉर्मल कंपोनेंट वर्टिकल फोर्सेस है। तो अगर 1.25 केजी का ब्लॉक है तो 12.5 न्यूटन उसका वेट होगा डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शन होगा 12.5 न्यूटन अपवर्ड्स। तो अगर कहीं जरूरत पड़ी आर की तो हम कहेंगे आर इज इक्वल टू 12.5, वेट भी 12.5 है, अप इक्वल टू डाउन के मुताबिक आर इक्वल 2.5, आर इक्वल 12.5। बट ये अप इक्वल टू डाउन जो है ना, ये वर्टिकल फोर्सेज है। और अभी हम जो राइट इक्वल टू लेफ्ट अप इक्वल टू डाउन की बात कर रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। तब यहाँ पर शो दैट द मैग्नेट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 7.5 न्यूटन, तो हम बताएंगे ना यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में। और 4 मार्क्स हैं इसके। 4 मार्क्स कैसे, मतलब 4 मार्क्स तो अच्छे खासे होते हैं। तो हमने पहले दिखाया उसको कि वी आर रिजॉल्विंग, हमने ये रिजॉल्विंग दिखाई, सही है। रिजॉल्विंग द फोर्स, 4 मार्क्स है, वी आर रिजॉल्विंग द फोर्स। रिजॉल्विंग द 5 न्यूटन फोर्स। अच्छा, फिर उसके बाद देन वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू अप इक्वल टू डाउन। तो अप इक्वल टू डाउन, डाउन के मुताबिक आप देख सकते हैं अब जो है 4.8 है गिवन है, और जो मैंने रिजॉल्विंग की है 5 साइन थीटा, वो भी जो है 4.8 है। तो अब ये बैलेंस हो गया। और राइट इक्वल टू लेफ्ट के मुताबिक राइट पर अगर देखा जाए तो राइट पे आ जाएगी फ्रिक्शन, और लेफ्ट पे आ जाएगी 6.1 वाली फोर्स प्लस 5 कॉस थीटा। मैं लिखी दूंगा 5 कॉस थीटा, वो बेहतर है ताकि वर्किंग भी आ जाए थोड़ी। ये हो जाएगा 6.1 प्लस 1.4। या वर्किंग दिखानी है तो मैं पूरी वर्किंग दिखा दूं, क्योंकि 4 नंबर है तो थोड़ी बहुत वर्किंग दिखाना भी बेहतर होता है। शो करना है ना, तो शो करने में आपने सही से शो मारनी होती है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ। 5 टाइम्स 0.2, and from here friction equals to 6.1 plus 5 cos theta, तो friction is equals to 7.5 न्यूटन रूल। अच्छा, फिर ये फ्रिक्शन का आंसर आ गया एफ, आंसर आ गया तो आपने लिख दिया हैंस शोन। और डायरेक्शन आपको पता है कि राइटवर्ड्स, और 6.1 न्यूटन लेफ्टवर्ड्स है तो ये डायरेक्शन राइटवर्ड्स हो जाएगा। तो डायरेक्शन आप राइटवर्ड भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स ऑफ मैग्नेट 6.1 न्यूटन। पर मार्किंग स्कीम खोल के देखनी पड़ेगी। इसमें आई थिंक इसका जो है वो दूसरा वाला आंसर भी, जहां तक मेरा ख्याल है, एक्सेप्ट होगा। राइटवर्ड्स में कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि उसने जो है वो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए वैसे। राइटवर्ड्स मार्किंग स्कीम खोल के एक दफा चेक कर लेते हैं अगर आप लोग कहते हैं तो। बल्कि मैं खोल ही लेता हूँ ना, मुझे मुतमईन रहूंगा मैं। जून 11 पेपर 4-3, जून 11 पेपर 4-3 क्वेश्चन 5। फ्रिक्शनल फोर्स एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टू द राइट, एक ही बात है, सही है। देखें वर्किंग देख लें, मार्क्स किस तरह से एलोकेटेड है, 4 नंबर कैसे दिए उसने। फॉर रिजॉल्विंग फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन और द वाई डायरेक्शन, तो हमने रिजॉल्विंग की थी तो मेथड का मार्क मिल गया। फिर एफ एक्स माइनस 6.1 माइनस 5 इंटू 0.28 इक्वल 0, या इस तरह से लिख लो कि राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू 0 या राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो दोनों बात सेम हो गई। फिर एफ वाई प्लस 4.8 माइनस 5 टाइम 0.96 इक्वल टू 0। एफ वाई लिखा है कि फ्रिक्शनल का वाई कंपोनेंट, बट फ्रिक्शनल का वाई कंपोनेंट यहाँ पर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4.8 और 5 इंटू 0.96 बराबर है। अच्छा देखिए, यहाँ से एक लर्निंग आपके सामने क्या आ रही है, मिसाल है। मिसाल ये है कि अगर ऊपर 4.8 होता लेकिन नीचे जो है वो 4.8 ना होता, 4.6 होता। ऊपर 4.8 होता और नीचे 4.6 होता। इसका मतलब फिर क्या है? इसका मतलब है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरह से है कि फ्रिक्शन को जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो वे फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट्स हैं।
जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन राइट लेफ्ट एक्ट कर रही हो, बल्कि फ्रिक्शन का कोई एंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि अप इक्वल टू डाउन डाउन है और राइट इक्वल टू लेफ्ट, सॉरी अप इक्वल टू डाउन हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब फ्रिक्शन राइट लेफ्ट एक्ट करेगी। लेकिन अगर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स में कोई फर्क होता तो फिर मतलब राइट राइट लेफ्ट में भी डिफरेंस होता। और अब यहाँ तो राइट पे कुछ था ही नहीं, जीरो था, और लेफ्ट में जो है 6.1 प्लस 1.4 था। लेकिन अप और डाउन के अंदर जो है ना बराबरी थी, तो फिर फ्रिक्शन राइट लेफ्ट एक्ट कर रही है, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही है बट राइट लेफ्ट एक्ट कर रही है। लेकिन अगर अप और डाउन में भी फर्क होता, ऊपर 4.8 होता, रिजॉल्व करके नीचे कुछ और कम होता, या नीचे ज्यादा हो चुका होता ऊपर कम होता, तो फिर फ्रिक्शन जो है वो भी एक एंगल बना रही होती। तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम में इसी वर्किंग पे काम हुआ हुआ है। आप यहाँ देखें कि एफ एक्स एफ वाई प्लस 4.4 का वाई फ्रिक्शन का वाई कॉम्पोनेंट प्लस 4.8 माइनस 5 इंटू 0.96 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर लेट सपोज ये तो इसने माइनस किया हुआ, अगर अप इक्वल टू डाउन करता मैं, तो फिर अगर अप ज्यादा होता तो फिर डाउन के साथ फ्रिक्शन का वाई कॉम्पोनेंट आता, और अगर अप कम होता तो मैं फ्रिक्शन को अप के साथ, फ्रिक्शन के वाई कॉम्पोनेंट को अप के साथ लेता, क्योंकि फ्रिक्शन कमजोर का साथी होता है, जो साइड वीकर होती है उस तरफ लेते हैं फ्रिक्शन। बहरहाल यहाँ पर उसने फिर नीचे लिखा है कि एफ वाई को आप 0 ले लो, या एफ वाई लो ही मत, जैसे मैंने एफ वाई लिया ही नहीं था। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स पैरेलल, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड 7.5 न्यूटन है, ये आंसर गिवन है। एजी मतलब आंसर गिवन, मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है एजी फॉर आंसर गिवन, एक्यूरेसी का मार्क है। और फिर मार्क आंसर क्या लिखा हुआ है वो एग्जामिनर रिपोर्ट का आंसर है, जो वहाँ आपको आंसर्स में नजर आ रहा है कि एक्टिंग पैरेलल टू द 6.1 न्यूटन फोर्स, बट यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड टू द ग्राउंड एंड टू द राइट, या फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स राइटवर्ड्स, ये भी कर सकते हैं। तो राइटवर्ड्स का मतलब भी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है, सही है। तो एक्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड टू द राइट, तो सिर्फ राइटवर्ड्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गालिबन मसला नहीं है। और जो आंसर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ मार्किंग स्कीम में, जो आंसर नहीं है वो एग्जामिनर रिपोर्ट का आंसर है। ये जो है ना मैंने आंसर्स की जो कंपाइलेशन की हुई है एग्जामिनर रिपोर्ट के आंसर्स हैं। तो उसमें ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6.1 न्यूटन लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। राइटवर्ड्स भी सही है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड टू द राइट। अगर सिर्फ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लिखते हैं तो ये पता नहीं चलता राइट या लेफ्ट, लेकिन अगर राइटवर्ड्स लिखते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग है खुद ब खुद के वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। जो मैं कह रहा था वो बात दुरुस्त है कि 7.5 न्यूटन फ्रिक्शन एक्ट्स राइटवर्ड्स, राइटवर्ड्स एक्ट कर रही है, सही है। फ्रिक्शन लिख दिया मैंने, फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, सही है। फ्रिक्शन भी सही है, फ्रिक्शनल फोर्स स्टेट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, सही है। फ्रिक्शन एक्ट्स राइटवर्ड्स, ये आपका डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो गया। दिस इज अनदर थिंग दैट वी वर टोल्ड टू गिव, सही है जी, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1 मुकम्मल होने के बाद 4 मार्क्स यहाँ मुकम्मल हो गए। फिर कह रहे हैं गिवन दैट द ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता होता है कि राइट, कि जिस तरफ मूवमेंट, अच्छा अप और डाउन तो मूवमेंट हो ही नहीं सकती, मतलब अगर लिफ्टिंग हो रही है तो ऊपर जा सकता है ब्लॉक, नीचे नहीं जा सकता जमीन को फाड़ के या सरफेस को फाड़ के। राइट लेफ्ट जब मूवमेंट करेगा तो उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे एक्ट करिए या नहीं करिए पता नहीं होता। तो एफ इक्वल्स टू म्यू आर लगाने के लिए ये बताता है ये चीज। तो अगला लिखा हुआ भैया, गिवन दैट द ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो फ्रिक्शन फोर्स तो आ चुकी है, सही है, फ्रिक्शन फोर्स पता चल चुकी है। अच्छा मिसाल है, फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट भी होता, फ्रिक्शन का वाई कंपोनेंट भी होता, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कैसे आती। तो फिर फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करते, फ्रिक्शन का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते। और अगर वो फिर जैसे नॉर्मल नॉर्मल किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट्स पता चलते हैं, तो अगर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव है तो एंगल निकालने के लिए थीटा इक्वल्स टू अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर एफ एक्स नेगेटिव एफ वाई पॉजिटिव, तो थीटा इक्वल्स 180 माइनस अल्फा, वही अप्रोच फॉलो होती, और उतनी डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिस तरह से हम एंगल बयान करते हैं। और दोनों को पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगा देते तो फ्रिक्शनल फोर्स का पता चल जाता। तो फ्रिक्शनल फोर्स पाइथागोरस से निकलती, और फ्रिक्शनल फोर्स का एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकलता tan थीटा इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसे नॉर्मली किसी फोर्स को डील करते हैं उसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स डील होती।
नॉर्मल केसेस में फ्रिक्शन राइट लेफ्ट या अप डाउन ही होती है और रेजिस्ट करती है मोशन को, बट इस तरह के सिनेरियो में क्योंकि फ्रिक्शन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और 5 न्यूटन भी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो और कई फोर्सेस ऐसी हो सकती हैं जो हॉरिजॉन्टल है, लिहाजा फ्रिक्शन भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होने के बावजूद स्लांटिंग हो सकती है, यानी कि जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स दोनों आ जाएंगे तो पाइथागोरस से उस फोर्स को निकाला जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके उसका एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकाला जाएगा। देखिए मैं इतनी मेहनत एक सवाल पे इसलिए करता हूँ कि इस एक सवाल की बेसिस पर कई सवाल करने की पोजिशन में आप आ सकें। सही है, तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा था। गिवन दैट द ब्लॉक इज इन, अच्छा अब बात हो रही थी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमें पता है कि म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर होता है, राइट, वी ऑल नो दिस। म्यू निकालने के लिए एफ अपॉन आर। अब सवाल ये पैदा होता है एफ तो आ चुका है, आर क्या है? तो मैंने आपको बताया कि आर और वेट वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो आप करेंगे आर इज इक्वल्स टू वेट। वेट आपका है एम जी और मास आपका है 1.25 kg। तो 1.25 जो है इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, मैकेनिक्स में हम 9.81 नहीं लेते, 10 लेते हैं, तो दिस इज 12.5 न्यूटन। अब जब म्यू निकालना है तो एफ अपॉन आर के मुताबिक एफ आपका था 7.5 और आर जो आपका है वो है 12.5। तो अगर हम डिवाइड कर देते 7.5 अपॉन 12.5 विल गिव यू 3/5 विच इज 0.6। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देना था, वो हमने दे दिया है 0.6। ये आपका आंसर हो गया। सही है जनाब। अच्छा पार्ट 2 मुकम्मल हो गया। फिर कह रहा है फोर्स, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6.1 न्यूटन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 8.6 न्यूटन एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड द ब्लॉक बिगिंस टू मूव। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब सोचो ना, 6.1 न्यूटन की फोर्स थी तो ब्लॉक वाज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब फ्रिक्शन राइट पर एक्ट कर रही थी। अब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 7.5 न्यूटन ही है। कैसे पता चला? कह रहा है जो ब्लॉक जब रेस्ट इक्विलिब्रियम में है तो फ्रिक्शन निकालो, निकाल ली। फिर कह रहा है इस फ्रिक्शन पे ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, पता चला ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात ही इतनी है, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती फ्रिक्शन। मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो अब जब लेफ्टवर्ड फोर्स 5 न्यूटन का जो कंपोनेंट था वो हमने निकाला था ना 1.4, वो अपनी जगह सेम रहा क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही। 6.1 न्यूटन फोर्स में तब्दीली आ रही है एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 8.6 न्यूटन। तो 6.1 न्यूटन बढ़ के हो गई 8.6, तो कितना फर्क आया? 2.5 न्यूटन का फर्क आया। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लो 8.6 माइनस 6.1, 2.5 न्यूटन। तो सोचो 6.1 न्यूटन जब फोर्स थी और 1.4 थी लेफ्ट पे 5 cos थीटा जो कंपोनेंट था 5 न्यूटन का, तो लेफ्ट पे 7.5 था और राइट पे भी 7.5 था। अब 6.1 से जब 8.6 हो गई तो इसका मतलब प्लस 2.5 हो गई। इसका मतलब 7.5 तो दोनों जगह कैंसिल आउट हो गई, 2.5 टूवर्ड्स लेफ्ट। तो नेट फोर्स जो बची होगी ना वो 2.5 टूवर्ड्स लेफ्ट बची होगी। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आई कैन डू दिस वे एज वेल। अगर ज्यादा वर्किंग शो करता हूँ, नेट तो 2.5 ही आना है, बट नेट फोर्स शो करने के लिए मैं करता हूँ 8.6 प्लस 1.4, 8.6 प्लस 1.4 माइनस 7.5 विच इज द फ्रिक्शनल फोर्स is equals to ma and the mass is 1.25 and this is the product of mass and acceleration, तो 1.25 हो गया। 8.6 plus 1.4 is 10 minus 7.5 is 2.5। मैंने कहा ना नेट फोर्स 2.5 है, 1.25 डिवाइड किया एक्सेलरेशन आ गई 2। a is equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 ms माइनस 2। और ये हो गया मैग्नीट्यूड कहा था तो 2 न्यूटन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज लेफ्टवर्ड्स। या हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द 8.6 न्यूटन फोर्स।
जैसे ऊपर उसने कहा था ना 6.1 न्यूटन जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ द 8.6 न्यूटन फोर्स। 2 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नेट 6.1 न्यूटन। अच्छा ये गलती है, 6.1 नहीं हो सकता ना, ये 8.6 होगा, इसको करेक्ट कर ले। 6.1 वाली तो बदल गई थी ना पार्ट 3 में। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नेट 8.6 न्यूटन। एग्जामिनर रिपोर्ट की गलती है ये। मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं। देखिए म्यू इक्वल टू 7.5 अपन 1.25 इंटू 10 किया, म्यू 0.6 आया, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में 7.5 माइनस 8.6 माइनस 1.4, इसने गलत ऑर्डर लिया है। हम नेट फोर्स इक्वल टू एम ए में। अच्छा अब देखिए इसने क्या किया मैं आपको बताऊं। इसने राइट इक्वल टू लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू, इसने ए माइनस टू निकाल लिया। भाई ए माइनस टू निकालने की क्या सेंस है, ऐसा लग रहा है डिसेलेरेशन। अच्छा काइनेमेटिक्स भी अभी हमने पढ़ना है, उसके अंदर भी हमने डिस्कस करके थोड़ा बहुत जो डिस्कशन हमने की थी उसमें ही था। मजीद काइनेमेटिक्स मुकम्मल करूंगा, उस पर कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव होने की दो वजूहत होती हैं, या तो डायरेक्शन चेंज हो या फिर डिसेलेरेशन हो रही हो। बहरहाल यहाँ पर उसने -2 निकाल लिया, हम पॉजिटिव निकालेंगे। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इज कंसिडर्ड द पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर वो लेफ्ट ही क्यों ना हो, उसी अजम्पशन पे हम चलते। तो हमने टू टू निकाल लिया, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक्सेलरेट कर रहा है और डायरेक्शन लेफ्ट। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टू द लेफ्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन 2 हमने यही निकाला था। अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ हमने लगाया था तो मेथड 1 मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकाला 2, वो भी आया था, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टू द लेफ्ट। ये मार्किंग स्कीम का आंसर भी हमने चेकआउट कर लिया। सही है, तो ये हमारा जो सवाल था जो फरमाइश किया गया था, तो अच्छा खासा टाइम लगा के मेरे ख्याल से मैंने कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर दिया। मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ आ गई, इज इट क्लियर? क्वेश्चन 14 पूरा समझ आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा एक क्वेश्चन 18 भी देख लेते हैं। द डायग्राम शोज अ रिंग ऑफ मास 2 kg threaded on a fixed rough vertical rod। रफ है इसका मतलब फ्रिक्शन होगी। A light string is attached to the ring and is pulled upwards at an angle of 30 to the horizontal। इस तरह के सवाल हमने देखे हुए हैं, इसमें जो चेंज है वो मैं बताता हूँ। The tension in the string is T newtons। The coefficient of friction between the ring and the rod is 0.24। Find the two values of T for which the ring is in limiting equilibrium। अब बस बताने का मकसद यहाँ पर टू वैल्यूज ऑफ टी मांगी है, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया। रिंग इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रिंग इज अबाउट टू मूव। रिंग इज अबाउट टू मूव का मतलब होता है कि एफ इक्वल टू म्यू आर लग सकता, मतलब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि एफ इक्वल टू म्यू आर लगेगा। एफ लेस देन म्यू आर नहीं लगेगा, एफ इक्वल टू म्यू आर लगेगा। अब जो टू वैल्यूज ऑफ टी है मांगता है ना, इसके लिए उसूल याद रखें। जब टू वैल्यूज ऑफ टी मांगेगा तो एक दफा हम यहाँ दो सिनेरियोज बनाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं पता। जब वो कहता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम तो वो बताता है अबाउट टू मूव अप, अबाउट टू मूव अप तो फ्रिक्शन डाउन, अबाउट टू मूव डाउन तो फ्रिक्शन अप। बट इस सवाल में उसने मेंशन नहीं किया। जब मेंशन ना किया जाए तो फिर दो केसेस बनेंगे। एक केस होगा अबाउट टू मूव अप, जिसमें फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स लेंगे। एक केस होगा अबाउट टू मूव डाउन, जिसमें फ्रिक्शन अपवर्ड्स लेंगे। तो सबसे पहले टी को रिजोल्व किया जाएगा, तो राइट पे टी कॉस 30 और अपवर्ड्स टी साइन 30। नॉर्मल रिएक्शन यकीनन लेफ्ट पे होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन राइट लेफ्ट दोनों हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस, तो राइट लेफ्ट दोनों हो सकता है। क्योंकि टी फोर्स का कंपोनेंट राइटवर्ड्स ले जाने की कोशिश में है, तो आर जो हमेशा कमजोर का साथी है वो लेफ्ट पे होगा। टी कॉस 30 राइट पे हो जाएगा। आर इक्वल्स टी कॉस 30। वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड टी साइन 30 विल बी अपवर्ड्स। अच्छा अगर रिंग अबाउट, अगर वेट ज्यादा है टी साइन 30 से तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो रिंग अबाउट टू मूव डाउन में फ्रिक्शन ऊपर। एक केस हो जाएगा तो टी साइन 30 प्लस एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू। और जब फ्रिक्शन ऊपर के बजाय नीचे होगा, रिंग अबाउट टू मूव अप है तो फ्रिक्शन नीचे, तो वेट प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स टू टी साइन 30। ये दो केसेस बनेंगे और फिर आप अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पर वर्किंग हुई भी है, आप देख सकते हैं। 8 मार्क्स हैं, बट वर्किंग कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो। cos 30 एंड टी साइन 30, फोर्स रिजॉल्व हुई, वेट नीचे की तरफ, आर लेफ्ट की तरफ। फ्रिक्शन के केसेस नहीं पता, तो अबाउट टू मूव अप में फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स, अबाउट टू मूव डाउन में फ्रिक्शन अपवर्ड्स। अच्छा अब
क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए म्यू आर का यूज करना पड़ेगा, आर हमें पहले निकालना होगा। तो आर इज इक्वल टू टी कॉस 30। तो कॉस 30 √3/2 होता है, तो आर आ गया √3/2t। और एफ इक्वल टू म्यू आर के मुताबिक एफ जो लेंगे वो म्यू 0.24 को आर से मल्टीप्लाई करके लेंगे। तो आप देख सकते हैं जब अबाउट टू मूव अप द फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स थी, तो वेट प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू टी साइन 30। टी साइन 30 हो गया हाफ टी, और एफ की जगह ले लिया म्यू आर। म्यू इज 0.24 और आर इज √3/2t। और अबाउट टू मूव डाउन है तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स। तो टी साइन 30 के साथ हो गई एफ, तो टी साइन 30 प्लस एफ इक्वल टू वेट, और फिर एफ की जगह म्यू आर। अब दो दो टी है, टी कॉमन लेके जब माइनस करेंगे तो, और फिर डिवाइड करेंगे 20 से, तो टी का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी टी साइन 30 या हाफ टी, और ये टी जो है वो ऐड करेंगे टी कॉमन लेके, डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये आंसर आ जाएगा। 5 SF में वर्किंग की और फाइनल आंसर 3 SF में दे दिया। तो 28.3 एंड 68.5। न्यूटन लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ T N ऑलरेडी लिखा हुआ था। हमें खाली वैल्यू देनी थी, क्योंकि न्यूटन तो उसने खुद लिखा हुआ था, तो ये बात मैंने बताई थी। लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्जामिनर की प्रैक्टिस है, जब आगे न्यूटन लिखा हुआ होता है किसी अननोन के आगे, तो उस अननोन की खाली वैल्यू देनी होती है बगैर यूनिट्स की। कि अगर यूनिट लिख भी देंगे तो कोई गुनाह मिलता नहीं है, मार्किंग स्कीम में ऐसी कोई बात वो करता नहीं, लेकिन एक ट्रेंड है, इसको फॉलो किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों की बेसिस पर डिस्टिंक्शन डिसाइड होती है। सही है जी, ये आपका सवाल नंबर 18 भी मुकम्मल हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसको भी एक्नॉलेजमेंट दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों सवाल क्लियर हो गए।